तो दोस्तों, आज हमने जो सोचा कि हम लीग से हटकर थोड़ा बात करें कि इस चुनावी दौर में नेताओं, पत्रकारों और विशेषज्ञों के अलावा जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके अलावा जो समाज का हिस्सा है, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग हैं, वो इन चुनावों के बारे में क्या सोचते हैं, उनका क्या नज़रिया है। और जो 2014 के चुनाव हुए, 2019 के चुनाव हुए और अब ये तीसरे चुनाव 2024 के हो रहे हैं, जिसमें 2 दौर चुनावों के निकल भी चुके हैं। 7 दौर की वोटिंग पूरे देश में होनी है, 2 दौर की वोटिंग हो चुकी है। तो आज हमने इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है ज्योति संघ जी को, जो बड़े साहित्यकार, व्यंग्यकार, नाट्यकार और फैकल्टी जर्मन लैंग्वेज हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं। तो हमने इनको आमंत्रित किया। तो मैं आज इनसे कुछ सवाल पूछूंगा कि भारतीय राजनीति, चूंकि इस लोकतंत्र में तो हर एक नागरिक के वोट की कीमत होती है, हर एक नागरिक वोट देता है और उन सब नागरिकों के वोट देने से ही कोई सरकार बनती या बिगड़ती है या हटती है। तो ज्योति संघ जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। और जो मैंने आपको हल्का सा दिया कि भी 2014 के चुनाव में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। अचानक भाजपा की तरफ से मोदी जी को पीएम कैंडिडेट घोषित किया, जबकि वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और इस तरीके वो तूफान की तरह राजनीति में आए और छा गए जी। और वो क्या हालात थे कि 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव जीता गया, वो किन हालातों में जीता गया, या उनसे पहले की जो सरदार मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, वो क्यों हारी थी और क्यों मोदी जी एकदम सत्ता में लौटे। उसके बाद का जो 5 साल का कार्यकाल मोदी जी का कैसा था, और फिर 2019 में फिर जो है मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने चुनाव लड़ा और क्या स्थिति थी 2000 चुनाव में। लेकिन अचानक पुलवामा अटैक हुआ और फिर भारत ने स्ट्राइक की। तो माना जाता है कि जो घर में घुस के मारने वाला जो मुद्दा था, वो लोगों के जहन में चला गया और हर नागरिक समझने लगा कि हमने जो है पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है। और विजय दिवस का सा माहौल था। और भाजपा को 2019 के चुनाव में बहुत अच्छी हालत उस टाइम कई लोग मानते हैं कि भाजपा की नहीं थी। लेकिन यदि पुलवामा अटैक वाला मुद्दा नहीं हुआ होता, रिस्टार्ट नहीं हुई होती, तो शायद जो 303 सीट भाजपा को मिली थी, शायद वो उतना प्रचंड बहुमत ना मिलता। और वो उससे पहले वाले में उनको 282 मिली थी, यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो 282-83। तो अब जो 2024 के ये चुनाव चल रहे हैं, तो इन चुनावों को आप किस तरीके से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? जो मैंने सवाल किए हैं उन पर संक्षिप्त में आप। धन्यवाद गौतम जी। देखिए, राजनीति के कोई बड़े विशेष साइंटिफिक कारण नहीं हुआ करते। वक्त, हवा, माहौल, छोटी छोटी घटनाएं और समय पर किए गए अलग तरह के आडंबर कई बार बहुत काम आते हैं जी। इसको मानने में हमें कोई ज़रा सा भी शक या संदेह नहीं होना चाहिए। ले देखें, हमारे यहाँ अनपढ़ों की संख्या बहुत है और अनपढ़ होना अभिशाप भी है। इसलिए हमारे यहाँ हालात को बदलना, उनको उस पर असर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर कोई मदारी ढंग से डुगडुगी बजाना जानता हो तो सड़क के किनारे घंटों तक लोगों को खड़ा रखते हैं, एक गोला बीच में रख के नचाते रहते हैं। जहाँ तक 2014 के चुनाव का सवाल है, उसमें मोदी जी कैसे आए, ये सारा हिंदुस्तान जानता है कि कांग्रेस शायद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई थी, आश्वस्त थी कि देश में अब उनको कोई हिला नहीं सकता।
लेकिन इस दौरान में जो बदलाव आया था वो ये था कि जो कांग्रेस की एक सीजनड लाइन थी, जो पहली लाइन, वो धीरे धीरे डिस्कार्ड हो गई और कई नौसखिए वकील टाइप के लोग, बोलने वाले, वाचाल, अच्छे वक्ता, पत्रकार, कुछ भी इस तरह के लोग जिनका जो मूल अस्तित्व राजनीति से नहीं था, वो लोग अपने आप को अच्छी तरह प्रेजेंट कर लेते थे, अच्छी तरह कह सकते थे, और ऐसा बाकी पार्टियों में भी हुआ। लेकिन कांग्रेस चूंकि अपने मूल लोगों को धीरे धीरे एक अच्छे हिस्से को खो चुकी थी, और जो नया तबका आया था उसको लगता था बात कर देने से, अच्छा भाषण दे देने से, शोर मचा देने से बात बनती है, ऐसा नहीं है। तो कुछ तो उनका विरोध, उनकी पकड़ का कम होना एक कारण था। दूसरा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि मोदी, उनके व्यक्तित्व में क्या है, उनकी विद्वता क्या है, वो देश के प्रति कितने वफादार हैं, ये अलग अलग सवाल हैं जिनके अलग अलग लोगों के दिमाग में अलग अलग बातें होंगी। लेकिन मोदी एक अच्छे शोमैन हैं, गजब के शोमैन हैं, उन्हें बात कहनी आती, लोगों तक। अभिनेता है आप कहना चाहते हो? अभिनेता होना भी अच्छी बात है। तो उन्होंने, मैं इस मसले पे नहीं जाऊंगा, एक अलग सब्जेक्ट है कि किस तरह से भाजपा और आरएसएस में उन्होंने अपने आप को, कई लोगों को पछाड़ के अपने आप को पहली पायदान पे लाके खड़ा किया। ये अपने आप में उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और वहां आने के बाद जो उन्होंने फार्मूला दिया, अच्छा था बुरा था, बात की बात है, लेकिन हर आदमी को समझ आता था, यस ये हो जाएगा। और उस तरीके को एक्सेप्ट करना लोगों द्वारा आसान हुआ और लोगों ने उसको माना, प्रचार हुआ। जैसे चुनाव में, पिछले चुनाव के मुकाबले में जो रुपया खर्च हुआ, आप देखिए अचानक 100 गुना ज़्यादा खर्चा होना शुरू हो गया चुनाव में। आम आदमी तक खबर पहुंचाने के एक नहीं बहुत से तरीके आ गए, नए भी आ गए। और जहाँ तक मीडिया का सवाल है, मैं इसे नेगेटिव या पॉजिटिव तरीके से नहीं कहूँगा, लेकिन दुख है एक साहित्यकार होने के नाते, एक रंगकर्मी होने के नाते, कि उस देश का सोचिए जिसमें मीडिया हो ही रहा। हम मीडिया रहित देश हैं, लेकिन मीडिया रहित मान रहे हैं आज? मान रहा हूं इसको, मेरा कहना है। मैं माफी चाहता हूं देश के उन चंद पत्रकारों से जो अब भी भिड़ रहे हैं सच्चाई के लिए। हैं वो बड़े मजबूत हैं, कम नहीं है, उनका असर भी है, लोगों ने सुन रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी परसेंटेज, कोई अनुपात नहीं है, ये 98 और 2 वाली बात हो सकती है। समझिए कि आज हमारे देश में जो वास्तविक पत्रकारिता है उसको बिल्कुल नलीफाई कर दिया गया है। पत्रकार, टीवी चैनल, अखबार सिर्फ वही कहते हैं जो उनके आका उन्हें कहते हैं, और लफ्ज़ बलफ्ज़ कहा जाता है। तो मैं उनके आका, हम उनके आका उनको भी मानते हैं जो उनको तनख्वाह देते हैं, हम उनके आका उनको भी मानते हैं जो उनके आकाओं पर पूरा कंट्रोल रखते हैं और उनको गाइड करते हैं। ले दे के एक चैनल है। सवाल ये नहीं है कि वो पत्रकार क्या कर रहे हैं, असली बात यह है पत्रकारों को गलत कहना बड़ी भारी भूल है। सच्ची बात तो यह है कि आज पत्रकारों को कुर्सी पे बैठे हुए लोग केवल रोबोट हैं, वो पत्रकार नहीं है। उनको कहना आता है, बोलना आता है, कुछ जो उनको बताया जाता है उसको लोगों तक लफ्ज़ों से एक तेज रफ्तार से कहना आता है, झूठ को सच की तरह विश्वास से कहना आता है, ये उनके गुण है। वो पत्रकार नहीं है। झूठ को सच में बदलना आता है, बदलना नहीं, झूठ को सच की तरह कहना, बदलता तो है ही नहीं कभी। तो कह सकते हैं जिस वजह से जो हमारा वो अनपढ़ तबका, देश का वो तबका जिनके पास शिक्षा नहीं है, वो उससे प्रभावित होता है, और वो बहुत बड़ा तबका है। रह गई बात, मोदी जी आए तो मोदी जी के जो तरीका था प्रचार करने का, राजनीति में अपना अस्तित्व करने का, एक तो वो ज़रूरी था। दूसरा जो लापरवाही थी कांग्रेस में, जो उन्हें अपने आप पे बहुत ज़्यादा विश्वास था, उसने भी नुकसान किया। और मोदी जी 70 साल की हुकूमत वाली एक पार्टी को दरकिनार करके आ गए। लेकिन ये तो था ये जादू हो गया, किसी ने कमाल कर दिया और सरकार में आ गए। और जो उन्होंने वादे किए थे, हाँ, अब आई बात कि उन्हें ये कहना आता था, जैसे कोई डॉक्टर कहता है घुटनों का दर्द एक दिन में थोड़ा जाएगा, भाई साहब 30 साल से आपको दर्द हो रहा, आप कहते हो आज हो जाए।
जो बीमारियां 70 साल में पैदा हुई हैं। अच्छा, ये बात अलग है कि चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि 20 दिन में कर दूंगा, 100 दिन में कर दूंगा, 18 दिन में कर दूंगा, लेकिन अब वो साधारण अच्छी बात करने लगे, जो सच है कि 100 साल की बीमारी 2 दिन में थोड़ी ठीक होती है। आप कहते थे ना उनको 60 साल दिए तो मुझे 60 महीने। तो अब वो 60 महीने वाली बात भी बाद में आई। पहले तो ये था कि इतने दिनों के बाद आपके खाते में इतने पैसे आ जाएंगे, देश का काला धन खत्म हो जाएगा। तब वो वादा बहुत खूबसूरत था, लेकिन बाद में उन्होंने उसको स्पेसिफाई किया, अपने तरीके से कहना शुरू किया, वक्त लगता है, और धीरे धीरे अब वो पोजीशन आ गई है जो 14, 19 और 24 में जो अंतर है, वो अंतर अब है आपके सामने। लोग इस पिटारी से अब बहुत कुछ बाहर निकल चुका है और जनता पूरी तरह जो अंधभक्ति थी उससे बाहर आ गई। अच्छा, अब अंधभक्त नहीं रहे हैं, लेकिन मात्रा कम जो हुई। थी वो थोड़ी सी कम हो गई है। अच्छा, और मतलब भक्तों की संख्या घट रही है आपका? लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है, और जो सोच में मेरा ख्याल है जो सरकार है उसके हक में बहुत बातें नहीं जाती, अगर वो सोचेगा तो। जैसे नफरत की बात थी, हिंदू मुसलमान की बात थी, समाज को तोड़ने की बात थी, वो भी मुद्दे रहे, उनमें भी जनता भ्रमित हो गई, या वो गरीब तबका या आम आदमी उनको भ्रमित कर दिया गया। जो आप कह रहे हैं मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं, उस मीडिया का इस्तेमाल करते हुए, और उस भ्रम में, वो भ्रम जाल में देश का एक बहुत बड़ा तबका या वोटर या नागरिक फंस गए। मतलब ये मानते हैं या आप ये कहना? नहीं, यही बात है, लेकिन मैं मीडिया के प्रति थोड़ा लफ्ज़ क्लियर करना चाहता हूँ। अब कोई किसी आदमी के छाती पर मीडिया लिख दिया जाए या पत्रकार लिख दिया है, वो पत्रकार नहीं होता। सवाल तो यह है कि एक पत्रकारों की रिप्लेसमेंट पैदा की गई, जो पत्रकारिता की तरह व्यवहार करें, पत्रकार अपने आप को कहें और पत्रकारिता के मेज पे बैठ के बात कहें, बजाय वो सड़क पे या कहीं। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं ये बात आई मीन इट, क्योंकि जो पत्रकार है, जो सचमुच पत्रकार है, उसको बदलने की ताकत तो हिंदुस्तान में, दुनिया में कहीं किसी के पास भी नहीं। कुछ पत्रकारों के नाम जैसे? अरे मुझे नाम में नहीं, अगर भी लूँ तो भी जानता हूँ कि वो लोग हैं। अब कौन नहीं जानता रवीश कुमार किसका नाम है? मैं दावे से कह सकता हूँ कि भारत में जितने चाहने वाले मोदी जी के हैं, पढ़े लिखे लोगों में रवीश कुमार के चाहने वाले उससे ज़्यादा हैं। तो ये और 2-4 नाम देखिए, मेरा मतलब नाम लेने से सिर्फ इसलिए नहीं है कि सारा शहर, सारा दुनिया, हिंदुस्तान नहीं, विदेश में लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो पत्रकार हैं, मूल पत्रकार हैं, वो लड़ सकते हैं सरकार से, ताकत से, धन से, किसी भी जिंदा है, लोहा ले सकते हैं। और ये सम्मान की बात है कि हम जिन्हें पत्रकार कहते हैं वो पत्रकार नहीं है, जो पत्रकार हैं आज भी वो ये कर रहे हैं जो दुनिया का कोई पत्रकार नहीं कर सकता। सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, एक तरीके से कर रहे हैं, और बाकायदा अपनी जान का खतरा लेके कर रहे हैं, अपने बच्चों का खतरा लेके कर रहे हैं। उनकी नौकरियां छीन ली गई हैं या मजबूर कर दिया गया है, उसके बावजूद वो काम कर रहे हैं। ये कमाल की बात नहीं, जिनकी नौकरियां छिन गई वो फिर भी खड़े हैं और काम कर रहे हैं, और आज इस बेखौफ कर रहे हैं। और मैं बताऊंगा आपको, हम जो भी बातचीत करेंगे उसमें इस बात का बड़ा महत्व है। कल को जो होने वाला है बदलाव, जो यकीनन होने वाला है, मैं नहीं कहता हूं सरकार बदल जाएगी, बदलाव होगा, और वो बदलाव किसी ऐसे तबके को ही नुकसान पहुंचाएगा नहीं जिसके पास सब कुछ है। भाई उनको क्या नुकसान होगा जिनके पास जीरो है? अगर जो भी बदलाव होगा वो उस पार्टी को, उस विचारधारा को बुरी तरह से प्रहार करेगा जिसके पास नुकसान तो उसी का होगा जिसका माल है। गरीब के घर में जिसमें दाने नहीं, उसकी चोरी कौन करेगा? इसलिए इस चुनाव में कांग्रेस की उपलब्धि, विपक्ष की उपलब्धियां, इसका अपना एक अर्थ है, लेकिन ले दे के वो गलतियां जिनको अंधा भी देख सकता है, जो लोग कहते हैं साइंटिफिकली गलत अंधा नहीं देखा करता, जिन चीजों को अंधा भी महसूस कर सकता है, आज वो बातें उस खेमे से, उस घर से, उस गोदाम से कुछ सामान निकाल देगी। जो कमी आएगी तो वहीं आएगी, उनकी क्या कमी आनी है जो पहले ही कम है। इसलिए वो बढ़ेगा जिसके पास कुछ नहीं है, और जिसके पास बहुत कुछ है वो कम होगा। तो कहीं जाके अगर 2% भी उसके अलावा जो लोग सोच रहे हैं ऊपर नीचे हो गया तो फिर सरकारें भी बदल सकती हैं। 2% वोटिंग की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं जो एक्सपेक्ट लोग करते हैं, मान लिया कि आज भाजपा के पास 70 है
और कांग्रेस के पास 30 है या विपक्ष के पास 30 है। जब ये इंडिया आया, ये 30 चल के 45 पे पहुंच गया, 47 पे पहुंच गया, वो 53 पे हैं। धीरे धीरे असर हुआ, मान लिया ये 51 और 50 पे पहुंच गए, तो फिर तो 2% की बात है, 2% इधर रह गया, तो ये है 2%। अंतर बहुत कम रहने वाला है, बहुत कम। जीते कोई भी, पक्ष जीते विपक्ष जीते, विपक्ष बहुत दमदार होगा, वो अंतर नहीं रहेगा, बहुत कम रहेगा। यानी यदि भाजपा तीसरी बार भी सत्ता में लौटती है तो वो मार्जिन नहीं रहेगा। 272 प्राप्त करना भी उनके लिए टेढ़ी खीर हो सकती है। यानी बहुमत उन्हें आसानी से नहीं मिलने वाला है। पहले बहुमत नहीं मिलने वाला, दूसरा जो बहुमत कम होगा। आप देखिए, जब मुझे पता है ये राजा है, इसने बनना ही है, तो मैं उसके पीछे आसानी से उठ के जाता हूं। जब सवाल हो जाए ना ये बनेगा कि नहीं बनेगा, तो फिर लोग अंधभगत होकर पीछे नहीं होते, फिर दूसरे ऑप्शंस के बारे में भी सोचते हैं। इसलिए थोड़ी सी मदद भी एक बार से लेना एक बड़ा कठिन कार्य होगा इस बार। अगर मिल जाए तो अच्छा है, लेना, हाँ, क्रिएट करना, बल्कि यहां होगा इस बार तो उल्टा होने वाला है कि सरकार के पास मान लिया बहुत कुछ है, बस थोड़ा सा कम है, तो अगर टूटे तो ये जरूरी नहीं कि बाहर से ही टूटेंगे, यहां से टूट के भी बाहर जा सकते हैं, ये हालत हो गए। लेकिन विपक्ष के पास या कांग्रेस के पास तो सत्ताधारी दल के पास अकूत संपत्ति है आज की तारीख में चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन कांग्रेस के तो खाते ही लॉक कर दिए गए हैं, या उनके पास चुनाव लड़ने के लिए इतनी प्रचुर मात्रा में धन नहीं है। जबकि माना जा रहा है या कहा जा रहा है इस तरीके से कथित रूप से कि भाजपा के पास अकूत संपत्ति है, उसके पास इतना चुनावी फंड आया जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा है और उस पर चर्चा अलग से की जा सकती है, लेकिन बहुत है उनके पास। तो उसका मुकाबला कांग्रेस बिना धन के, क्योंकि चुनाव बहुत महंगा हो चुका है, तो कांग्रेस या विपक्षी दल कैसे कर पाएंगे? विश्व के इतिहास में राजनीतिक जो बदलाव आया है उसमें एक बहुत अहम बात ऐसे भारतीयों को जानना होगा कि हिंदुस्तान का कल तक जो सत्ता थी, आज विपक्ष, और मैं सीधे लफ्ज़ों में कहूँ तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे लोग, और चंद और 10 नाम जो बड़े आसानी से लिए जा सकते हैं, चाहे विपक्ष में संजय हो, इवन आज जेल में बैठे हैं केजरीवाल, लेकिन केजरीवाल अपने आप में उनका आज भी एक जलवा बरकरार है। इन लोगों ने पिछले कुछ सालों में, हाल ही के 2-3 सालों में बहुत इम्प्रूव किया है, बहुत सीखा है। इनकी सोच में, इनकी बात में, इनकी रहन सहन में और लोगों के साथ कम्युनिकेशन में एक बड़ा भारी बदलाव आया है राहुल और प्रियंका जैसे लोगों की ज़िंदगी में। और आज वो वाया मीडिया नहीं लोगों के दिलों तक पहुंच रहे, एक वाया मीडिया पहुंचने का जिक्र कर रहा है और दूसरा यहाँ सुराख करके सीधा दिल में उतरने की कोशिश कर रहा है। मैं इस बीच में आपको टोकूंगा कि जैसा कि मैंने कहा कि 2014 का तो ऐसा चुनाव था कि भाई उनको प्रोजेक्ट किया गया था मोदी जी को, और वो तूफान की तरह आ गए और छा गए भारतीय राजनीति पर। और जो उस समय के प्रधानमंत्री या कांग्रेस या यूपीए सरकार थी वो उनको समझ तक नहीं सकी और उनका मुकाबला नहीं कर सके। और जैसा कि मैंने कहा कि उसके बाद 2019 में जो पुलवामा अटैक और भारत सर्जिकल स्ट्राइक की बात थी, तो वो मुद्दा बना, उसका बहुत बड़ा कारण था जीत का। लेकिन इस बार तो कोई इस तरीके का कोई मुद्दा नहीं है कि भाई मोदी जी को कोई मतलब एकदम कोई ऐसा मुद्दा मिल गया कि जिसके कारण एकदम मोदी जी की बात में आम जनता आ जाए, देश के वोटर आ जाएं कि भाई कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा विहीन मतलब ये चुनाव चल रहे हैं। और कुछ ऐसा कोई लहर जिस तरीके की 2000 के चुनाव में, 2014 के चुनाव में थी और 2019 के चुनाव में थी, इस बार भाजपा की या मोदी जी की कोई लहर नहीं बताई जा रही है। हम भी महसूस कर रहे हैं कि वो लहर नहीं है। इसे सिर्फ आप नहीं, मोदी जी भी महसूस कर रहे हैं। अच्छा, अगर वो ना महसूस करते तो पिछले दिनों से जिस तरीके से एक विशेष धर्म के लिए जो टिप्पणियां की जा रही हैं, जिन पर बड़े भारी एतराज़ हो रहे हैं, जिन्हें ना समाज मानता है, ना मानवता मानती है और ना ही अदालत मानती है, खुलेआम जो कई तरह के उल्लंघन है, अगर आज उन टूल्स को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ गई है तो इसका मतलब है वो जो लहर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, अब जिस सहारे की जा रही है
बड़ा कमज़ोर सा रहा है। चलिए, बातचीत के अंतिम दौर में चलते हुए जी। ये बताइए कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी, उसको किस संदर्भ में लेते हैं? उससे जो है विपक्ष का या इंडिया गठबंधन का या कांग्रेस का को कितना लाभ हुआ है, उसका क्या लाभ मिलेगा और कितना लाभ मिलने की आप उम्मीद करते हैं? एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, सत्य यह है कि जो राजा और प्रजा का जो मेल है, नज़दीकी है, वो कितनी हुई है। एक होती है वैचारिक नज़दीकी, दूसरी होती है सचमुच की, मैं आपके पास बैठा हूँ, इस नज़दीकी को कोई निकाल नहीं सकता ना। और ये नज़दीकी असर नहीं करेगी, ये कैसे हो सकता है? ये बात साबित करके राहुल गांधी ने इन दोनों यात्राएं करके सोचा है कि आपको लोगों की एक परिधि के अंदर तक पहुंचना होगा, बड़ा ज़रूरी है। आप उनको, उनके दिमाग में पहुंचने की बात सेकंड रखो, पहले उन तक पहुंचे लोग। मैं आपको देखता हूँ गौतम जी, तो ये कैसे हो सकता है मुझे गौतम जी महसूस ना हो, आपकी मुस्कुराहट महसूस ना हो, आपके शब्द महसूस ना हो? अगर पढ़ रहा हूँ उसमें सब कुछ लिखा हो। तो राहुल गांधी ने देश के नौजवान लोग तबके को, आने वाले समय में देश में नौजवान युवा लोग ही हुकूमतों में बैठेंगे, ये चेंज आने वाला है। और ये जो युवा हैं, इनको रास्ता ये दिखाया गया है कि अपने लोगों के बीच में जाओ, उन्हें देखो, खुद अपनी आंखों से देखो वहाँ क्या है, और जो दर्द दिखे, जो कमी दिखे, जो अच्छाई दिखे, अच्छाई का जिक्र करो, और जो बुराई है उसको मिटाओ, और जो कमी है उसको पूरा करो। चलिए, चलते चलते ये देखिए कि आज हम जो है, जो देश रोजाना का ये स्टूडियो है, फरीदाबाद में हम बैठे हैं। तो फरीदाबाद में जो दो उम्मीदवार हैं मुख्य पार्टियों के, कृष्णपाल गुर्जर हैं जो भाजपा के हैं, 10 साल से मंत्री हैं और बहुत ही भाग्यवान हैं वो राजनीति के बारे में, पहली बार बने और पहली बार में ही केंद्रीय मंत्री बने। और फरीदाबाद के इतिहास में कोई फरीदाबाद का सांसद पहली बार केंद्र में मंत्री बना, ये फरीदाबाद के लोग इस पर फख्र कर सकते हैं। और उनका कार्यकाल कैसा रहा, उनको किस रूप में देखते हैं? और कांग्रेस के उम्मीदवार महेंद्र प्रताप जी और कृष्णपाल गुर्जर जी, जो दोनों ही एक ही समुदाय से आते हैं, दोनों भी गुर्जर समुदाय से आते हैं, तो इनकी भिड़ंत को आप या कृष्णपाल गुर्जर और महेंद्र प्रताप जी या भाजपा और कांग्रेस को, मैं इस पर संक्षिप्त में आप कुछ कहना चाहें? देखिए, वो हमारे पार्षद जब सांसद बने कृष्णपाल जी, शहर के एक होनहार वकील हैं, वो शहर के अंदर से उठे हैं और उस समुदाय से जिनकी काफ़ी अच्छा खासा वोट प्रतिशत है। अब हुआ ये है कि वो सांसद बने भाजपा के, उस भाजपा के जहाँ पे सब कुछ शीर्ष से कंट्रोल होता है, सेंट्रल में उसकी चाबी है। जाहिर है कि जो सांसद है अपने लोगों के बीच में, वो अपनी मर्जी से, अपनी सोच से कार्यक्रम नहीं कर सकता। उसे उन कार्यक्रमों को करने का भी पूरा समय नहीं है जितना उनको ऊपर से निर्देश आते हैं, आप ये कहिए, ये बताइए, ये कीजिए। तो हम कह सकते हैं कि कृष्णपाल गुर्जर जी अगर दोबारा भी बने, उसका कारण यह है कि वो ऊपर से दिए गए निर्देशों को पूरी तरह से एक बार कार्यान्वित करते रहे। लेकिन ऐसा करने में क्या होता है, जनता में आपका मिलना मुश्किल हो जाता है। आपकी डायरेक्ट अप्रोच जो है आम आदमी तक नहीं होती, गिने चुने लोगों में, एक वर्ग में, एक समर्थ वर्ग में होती रहती है। और यही भाजपा का एक ले दे के नियम भी था कि भाई शहर की जो शक्ति है, जो शक्ति केंद्र है, उनको काबू में रखो, जनता तो आएगी। जनता क्या क्या है, बिकाऊ है, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, काबू कर सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं, कभी भी घेर सकते हैं। देखिए, मैं कृष्णपाल जी के बारे में एक बात तो कहना चाहूँगा, बहुत ही मिलनसार हैं जी जी, बहुत ही सौम्य स्वभाव है। नहीं, मैं सेंटर की नीतियों की बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब जहाँ तक कृष्णपाल जी हैं, मैं अगर बिल्कुल अपने चरित्र में अपनी सोच के साथ बात कहूँ, कृष्णपाल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ताकत हासिल जब की और उसके बाद कुदरत ने साथ दिया, वो मंत्री बन गए। मंत्री बनने के बाद हरियाणा में भी मंत्री रहे, हरियाणा सरकार, हरियाणा में। तो अब कृष्णपाल गुर्जर जी, ऐसा मेरा ख्याल है कि उन्होंने राजनीति को केंद्र करते हुए लोगों के साथ अपने कार्यक्रम बनाए। आम जनता
क्योंकि आम जनता में सब आते हैं। उन्हें वो सब वाली बात शायद इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी। वो लोग जो सरकार बनाने में कारगर साबित हो सकते हैं, जो हमें बनाए रखने में, हमारी नीतियों को, हमारे नाम को जिंदा रखने में मदद कर सकते हैं, उन लोगों का खूब ख्याल रखा। अगर ना रखा होता तो वो इतनी मजबूती से ना सरकार में आते, ना इस ओहदे पे बैठते। लेकिन अब समय के बदलाव को, हवा के रुख को थोड़ा सा समझना होगा। दोनों एक ही समुदाय से। और अगर आप ये कहें कि कांग्रेस उम्मीदवार की पकड़ अपने समुदाय में इनसे कमज़ोर है या इनसे उनकी कमज़ोर है, ये कहना फिजूल है। अब आज राहुल गांधी की वजह से, विपक्ष की मजबूती की वजह से, सारी पार्टियों के इकट्ठे हो जाने से जो बिखराव था विपक्ष का, वही सरकार को, सत्ताधारी दल को फायदा देता रहा। अब ये इस बिखराव को रोकने में फेल हो गए। बहुत कोशिश करने के बाद भी न चाणक्य नीति चली, ना कोई और नीति चली। ले दे के धीरे धीरे अनेक विपदाओं के बाद भी विपक्ष इकट्ठा हो गया है। और विपक्ष इकट्ठा होने का मतलब बड़ा खतरनाक है। नहीं, महेंद्र प्रताप जी भी मंत्री रहे हैं हरियाणा में 2-3 नहीं मंत्री हैं, और उनका लोगों के साथ सीधा संपर्क मैं सोचता हूँ कृष्णपाल जी से ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। तो मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ राजनीति का। मैं सोचता हूँ जो मैं सोच रहा हूँ, आप सोच रहे हैं, जिन दोस्तों से मिलते हैं जो लोग राजनीति के नहीं है, अगर उन लोगों से बात करें तो ऐसा लगता है कि इस बात को आप अब वो जो लहर और यकीन और पक्का कि एक बार सत्ताधारी दल ही दोबारा यहाँ जीतेगा, इस बात को ओपनली नहीं कहा जा सकता। तीसरी बात, इसके ऊपर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न। और ये क्वेश्चन जो है, ये प्रश्न जो है, अगर कांग्रेस जो गलतियां आज तक करती रही है कि वो अपनी बात को कहने में सक्षम नहीं हुए, सच्चाई को नहीं कह पाए, सच्चाई लोगों तक नहीं पहुंचाए, और लोगों ने जो कहना था सब कह दिया और उसको साबित कर दिया। तो ये जिस ढंग से ऑर्गेनाइज लगते हैं, अब आपस में जुड़े हुए लगते हैं, अगर ये अपनी बात कह पाए तो लड़ाई बिल्कुल दमदार है, पूरी तरह से है। नतीजा कुछ भी हो, हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। देखो सर, कुछ भी हो, मैं कहता हूं 2 सीट हार जाए भाजपा, 3 हार जाए, ले दे के नुकसान तो वही है। 400 पे फर्क पड़ने वाला है। वो हरियाणा से भी पड़ेगा, वो दिल्ली से भी पड़ेगा, वो पंजाब से भी पड़ेगा, महाराष्ट्र से भी पड़ेगा, बिहार से पड़ेगा, इन सब स्टेटों के जिनके नाम रहा हूं, तमिलनाडु से पड़ेगा, कर्नाटका से पड़ेगा। अब इन सबसे ये सोचिए, मैंने 8 से पड़ेगा, अगर यहां से 4 सीटों का फर्क पड़ जाए, 32 सीटें हो जाती हैं, 32 सीटें तो हिला के रख देंगे, आसमान ले आएंगी, बहुत बड़ा। और ये इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता कि 32 सीटों का भी फर्क नहीं पड़ेगा, मैं नहीं मानता। तो लहर नहीं है और विपक्ष की एकता मजबूत लग रही है आपको। बिल्कुल। और हरियाणा में भी इस बार जो भाजपा क्लीन स्वीप करने की स्थिति में नहीं है। हरियाणा में भाजपा इसलिए तंग होगी, इसलिए नहीं तंग होगी कि यहाँ कांग्रेस ने वो काम कर लिया या विपक्ष इकट्ठा हो गया। यहाँ तो एक ऐसा फैक्टर है कि हरियाणा का किसान आंदोलन में किसानों के साथ किया गया व्यवहार जो है, वो उनको किसी भी सूरत में उस पार्टी को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा, जिसने उनके सारे सपनों को, उनके दुखों को 1 साल तक सड़क के किनारे बैठे थे तो उनके दुख को नहीं देखा। वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो हरियाणा में इफेक्ट करेगा। महिला पहलवान महिलाओं की वोटों पे बड़ा भारी असर करते हैं। और वो दावा या तो बार बार अपने आप को देश की माता, संविधान बदलने की चर्चा, वो तो अब करने की स्थिति नहीं है, मेरा ख्याल है। सोचा जा सकता है लेकिन करने की स्थिति नहीं है। वो भी तो भाजपा को के लिए थोड़ा घाटे का सौदा हो रहा है ना। नहीं, देखिए, ये तो देश के संविधान में लिखा है कि जिसके पास संविधान बदलने की ताकत हो बदले, तो इसमें इसको ना करने की बात नहीं है। तो उतने वोटें देंगे लोग तभी तो संविधान बदलेगा। और इस बार मुझे लगता है, शायद आपको भी लगता हो, कि वो हिंदू मुसलमान वाला भी इनका नुकसान कर रहा है, बजाय फायदा देने के नुकसान कर रहा है। नुकसान, हिंदू मुसलमान जो है वो सत्ता दल को नुकसान कर रहा है। चलिए, ये थे ज्योति संघ जी, जो नाट्यकार हैं, जर्मन भाषा के विशेषज्ञ हैं, शिक्षक हैं और बहुत सारे सामाजिक सरोकार रखते हैं। तो हमने ये बातचीत की, आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि क्या नेताओं, पत्रकारों आदि से इतर भी हमें इस तरीके के जो बुद्धिजीवी हैं, समाज के अलग अलग वर्गों के लोग हैं, क्या उनसे लगातार
बातचीत करनी चाहिए, ऐसे कार्यक्रम करना चाहिए। यदि आप पसंद करते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, आगे भी हम इस तरीके के कार्यक्रम करते रहेंगे। ज्योतिषम जी आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा धन्यवाद। और गौतम जी जिंदा रखिए इस मिसाल को, मज़ा आ रहा है जिस तरह से आप इस मूवमेंट को बनाए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार। आप दर्शकों को भी नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।